एवरीवन, हमारा आज का टॉपिक है थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। आज हम पूंजी संरचना के जो सिद्धांत हैं, पूंजी संरचना की जो अप्रोच हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। मुख्यतः पूंजी संरचना के 4 सिद्धांत हैं। इन सिद्धांतों में से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी यहाँ से बनते हैं और डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में फॉर्मूले पूछ लिए जाते हैं। जो सिद्धांत हैं कैपिटल स्ट्रक्चर के, वह सिद्धांत पूंजी संरचना की संस्था की पूंजी की लागत एवं संस्था के मूल्य पर पड़ने वाले प्रभावों को बताते हैं। यानी इन सिद्धांतों का किसी भी कंपनी या किसी भी फर्म के कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर और उनके मूल्य पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, ये अपन इस टॉपिक में पढ़ेंगे। 4 प्रकार की थ्योरीज हैं या 4 प्रकार के सिद्धांत हैं, 4 प्रकार के अप्रोच कर सकते हैं। पहला है NI थ्योरी, नेट इनकम थ्योरी। दूसरा NOI थ्योरी, नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी। तीसरा मोदिग्लियानी मिलर अप्रोच और चौथा है ट्रेडिशनल थ्योरी। तो ये 4 प्रकार के सिद्धांत हैं, 4 थ्योरीज हैं कैपिटल स्ट्रक्चर की। एक एक करके इनका अध्ययन हम इस चैप्टर में करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नेट इनकम थ्योरी, शुद्ध आय सिद्धांत का। इसका प्रतिपादन डेविड डूरंड ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार पूंजी संरचना में परिवर्तन से संस्था की पूंजी की लागत एवं संस्था का कुल मूल्य प्रभावित होता है। यानी कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में यदि किसी प्रकार का चेंज करते हैं तो उसका प्रभाव कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर भी पड़ेगा और वैल्यू ऑफ फर्म पर भी पड़ेगा। यह सिद्धांत क्या मान के चलता है? एक संस्था अपनी पूंजी संरचना में ऋण पूंजी के अनुपात में वृद्धि करके पूंजी की लागत में कमी एवं संस्था के कुल मूल्य में वृद्धि कर सकती है। यानी कैपिटल स्ट्रक्चर में ऋण पूंजी का अनुपात अधिक होना चाहिए, यह नेट इनकम थ्योरी बताती है। इस सिद्धांत के अनुसार एक संस्था को अपनी पूंजी संरचना में ऋण पूंजी का अधिकतम उपयोग करना चाहिए, जिससे कि संस्था की पूंजी लागत न्यूनतम हो सके एवं समता अंश पूंजी पर प्रत्याय में वृद्धि हो। इस सिद्धांत के अनुसार किसी संस्था की अनुकूलतम पूंजी संरचना, यानी पूंजी संरचना का मतलब उसमें डिबेंचर्स का कितना पार्ट है, इक्विटी का कितना पार्ट है, वह होगी जहां संस्था की पूंजी लागत न्यूनतम हो और संस्था का कुल मूल्य अधिकतम हो। शुद्ध आय सिद्धांत को, नेट इनकम थ्योरी को स्थिर समता पूंजी लागत सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत की कुछ मान्यताएं भी हैं। पहली मान्यता है आयकर पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। दूसरी, ऋण पूंजी की लागत समता पूंजी की लागत से कम है, तभी डिबेंचर्स का अनुपात ज़्यादा रखने पर यह सिद्धांत जोर देता है, क्योंकि डिबेंचर की कॉस्ट कम है इक्विटी की कंपैरिजन में। तभी यह सिद्धांत कहता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर में डिबेंचर्स कैपिटल का ज़्यादा पार्ट होना चाहिए। तीसरा है ऋण पूंजी की लागत एवं समता पूंजी की लागत स्थिर रहेगी। ये इसकी मान्यताएं हैं। नेट इनकम थ्योरी के अनुसार संस्था का कुल मूल्य समतांशों के बाजार मूल्य एवं ऋण के बाजार मूल्य के योग के बराबर होता है। यानी टोटल वैल्यू ऑफ फर्म क्या होगी? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स का टोटल करके अपन मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे इसको सूत्र के रूप में देखते हैं। सूत्र रूप में वही जो इससे पहले स्टेटमेंट आया था, टोटल वैल्यू ऑफ फर्म का कुल मूल्य क्या होगा, टोटल वैल्यू क्या होगी, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स। अगर दोनों का योग कर दिया जाएगा तो वो टोटल फर्म की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ शॉर्ट रूप में मैंने लिखा है, टोटल वैल्यू ऑफ फर्म को V से नोट किया है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी को S से और मार्केट वैल्यू को D से। तो टोटल वैल्यू ऑफ फर्म का सूत्र बन जाता है S प्लस D। ठीक है, S का मतलब है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, D का मतलब है मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स। उपयुक्त सूत्र से समता के बाजार मूल्य का निर्धारण, यानी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करना है अपने को, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी S कैलकुलेट करना है, तो उसका क्या सूत्र होता है? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी का सूत्र है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स अपॉन कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। ये इसका सूत्र है। शॉर्ट रूप में मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी यानी S, ठीक है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर से को
ई से नोट किया है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल को के ई से नोट किया है। EBIT इसको अगर और ओपन करें इस फॉर्मूले को तो ई यानी अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। EBIT सबसे पहले अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसमें से आई को घटाएंगे तो अर्निंग EBT बचती है, अर्निंग बिफोर टैक्स। उसमें से फिर टैक्स को घटाते हैं तो फिर आता है अर्निंग आफ्टर टैक्स। लेकिन इसकी एक मान्यता है इस थ्योरी की कि इसमें आयकर को ध्यान में नहीं रखा जाता। तो सीधी सी बात है कि जब EBIT में से इंटरेस्ट घटा देंगे तो जो भी अर्निंग बचती है वह इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए बचेगी। तो सीधा सा फॉर्मूला बनता है E/KE। इससे मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कैलकुलेट किया जा सकता है। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे ज्ञात करेंगे फर्म की? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को नोट किया है KO से। इसका सीधा सा फॉर्मूला है EBIT में अगर वैल्यू ऑफ फर्म का भाग दे देंगे तो वो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगी। तो पहला फॉर्मूला तो बना है टोटल वैल्यू ऑफ फर्म का S प्लस D। S का मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी और D का मतलब मार्केट ऑफ वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स। ये टोटल वैल्यू ऑफ फर्म पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला बना है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, ये S बराबर E/KE। ये दूसरा फॉर्मूला इसका बन गया। ठीक है, दो फॉर्मूले हो गए। तीसरा फॉर्मूला बनता है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। KO से ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को नोट किया है। EBIT में अगर वैल्यू ऑफ फर्म का भाग देंगे तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगी। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूले इस नेट इनकम थ्योरी या नेट इनकम अप्रोच में काम में आएंगे। क्वेश्चंस देखते हैं इसका। राकेश लिमिटेड हैज 10% डिबेंचर ऑफ 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए के डिबेंचर है जिनमें इंटरेस्ट है 10%। द एक्सपेक्टेड एनुअल नेट इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, नेट इनकम दे रखी है ऑफ द कंपनीज 4 लाख रुपए। नेट इनकम कह दें एनुअल या EBIT कह सकते हैं, 4 लाख रुपए हैं। द इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ द कंपनी इज 15% है इक्विटी कैपिटलाइजेशन की रेट। कंप्यूट अकॉर्डिंग टू नेट इनकम थ्योरी, नेट इनकम थ्योरी सिद्धांत के अनुसार आपको कैलकुलेट करना है द एग्जिस्टिंग टोटल मार्केट वैल्यू एंड द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मतलब इस क्वेश्चंस में अपने को एक तो टोटल वैल्यू ऑफ फर्म कैलकुलेट करनी है और दूसरी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना है। टोटल वैल्यू ऑफ फर्म कैलकुलेट करने के लिए अपने को मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी क्योंकि मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स ऑलरेडी अपने को 10 लाख रुपए दे रखे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चंस को हल करते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म, नेट इनकम EBIT अपने को दे रखी है 4 लाख रुपए। ठीक है, लेस इंटरेस्ट ऑन 10% डिबेंचर्स, 10% ऋण पत्र पर ब्याज हैं तो 10 लाख का 10% हुआ 1 लाख रुपए। प्रॉफिट अवेलेबल फॉर अर्निंग शेयर होल्डर्स, इसे नोट किया, ये आगे 4 लाख में से 1 लाख रुपए लेस किया तो 3 लाख रुपए। ठीक है, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट KE अपने को दे रखे क्वेश्चन में 15% फॉर्मूले का यूज किया। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी यानी S बराबर E/KE, E यानी अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स 3 लाख रुपए अपन ने ज्ञात कर लिया। KE 15% है, फॉर्मूले में रखा, कैलकुलेशन किया तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गई 20 लाख रुपए। मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स क्वेश्चन में दे रखे हैं 10 लाख रुपए के हैं डिबेंचर। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी और मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स का टोटल किया, मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म कैलकुलेट कर ली गई है। ठीक है, तो यहाँ से V बराबर S प्लस D सूत्र का प्रयोग किया, दोनों को ऐड किया, 20 लाख प्लस 10 लाख रुपए तो 30 लाख रुपए आ गई टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म। दूसरा जो अपने को इसमें कैलकुलेट करना था वो था ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का सूत्र है EBIT/V, वैल्यू ऑफ द फर्म, इनटू परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो इनटू 100 आ जाएगा। EBIT अपने को दे रखे हैं क्वेश्चन में 4 लाख रुपए, वैल्यू ऑफ फर्म अपन ने कैलकुलेट कर ली, आई है 30 लाख रुपए। सूत्र का इस्तेमाल किया, 4 लाख अपॉन 30 लाख इंटू 100 कैलकुलेशन किया तो आगे 13.33%। ठीक है, तो इस प्रकार डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन से इसमें से पूछे जाते हैं। अगला जो सिद्धांत है वह अपन कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।